नमस्कार। देहरादून बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की चैम्बर निर्माण आंदोलन अभी भी जारी है और सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिलने के कारण यह आंदोलन अब ऐसा लग रहा है कि यह थोड़ा लंबा खिंचेगा और इसमें जो लोग हैं, लोगों को मतलब वादियों को और अधिवक्ताओं को और समाज को सबको इसमें समस्या होगी, ऐसा लगता है। आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं आपके साथ कुछ बातें बिल्कुल अपफ्रंट बोल रहा हूँ। बिल्कुल खरी खरी बातें मैं आपसे के साथ साझा करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि किसी भी समाज के लिए आवश्यक हैं और समाज को इन बातों को समझना चाहिए कि जो ये अधिवक्ताओं के चैम्बर निर्माण का आंदोलन है, यह आंदोलन इसलिए अधिवक्ता कर रहा है क्योंकि उसको अपने चैम्बर की कोई समस्या नहीं है। अधिकांश अधिवक्ता जो होता है वह बहुत ही कुशाग्र व्यक्ति है। उसने अपने जीवन में उसकी कुछ उपलब्धियां हैं और बहुत सा अधिवक्ता, जिसमें आप मेरे को भी सम्मिलित कर सकते हैं, जिन्होंने वकालत करने से पहले जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। उन्होंने कॉरपोरेट में काम किया है। जैसे मैंने खुद ही करीब 19 साल मैंने सेल्स में, फाइनेंस में और बाद में मतलब स्ट्रेटजी के लेवल पे मैंने वर्क किया है और यूएस की कंपनीज़ के लिए काम किया है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो अधिवक्ता है उसकी जो एक इमेज है, जो ऐसा लगता है कि अधिवक्ता बहुत स्ट्रगल करता है, ऐसा नहीं है। हम अपने योग्यता का खाते हैं, कमाते हैं, तो हमारे को इस तरीके का कोई समस्या नहीं है कि हम अगर वकालत नहीं करेंगे तो हम लाइफ में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जिस भी फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में हम बहुत अच्छा हमने पहले भी किया है, आगे भी कर सकते हैं। हमारे पास एक स्किल है जिसमें एक मार्केटिंग का कंसेप्ट है जिसको जिसको बोलते हैं बैरियर टू एंट्री। उसमें आप देखते हैं बैरियर टू एंट्री है कि केवल अधिवक्ता ही है जो दूसरे के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा हो सकता है। अपने लिए तो हर कोई कोर्ट के सामने खड़ा हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए अधिवक्ता ही खड़ा हो सकता है। तो बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन है हमारी। इसमें लोगों को डिफेंड करने के लिए, लोगों को विधिक सहायता देना, लोगों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की हमारी ट्रेनिंग है, हम ट्रेंड हैं। तो एक पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी ये सोचता है कि अधिवक्ता बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। और जो हमारे ये चैम्बर प्रोटेस्ट हैं, जो हम सरकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ सैद्धांतिक कारण भी हैं, जिसके कारण सैद्धांतिक कारण हैं और कुछ प्रैक्टिकल कारण हैं जिसके कारण हम इस वाले आंदोलन को कर रहे हैं। और क्योंकि अधिवक्ता जो होता है, एडवोकेट जो होता है, वह किसी भी समाज का सबसे सबसे वोकल, सबसे ज़्यादा आप ये कह सकते हैं जागरूक एक अंग है। तो हम अपने आंदोलन को इसलिए भी चलाते हैं जिससे कि एक समाज में एक इंडिकेशन जाए कि अगर आपकी कोई समस्या है, आपका कोई ग्रीवांस है, तो आपको उसके लिए सरकार से सवाल पूछने चाहिए और सरकार के खिलाफ आप अपने सवालों को लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं। तो पहली बात तो ये मैं आपको खरी खरी बता रहा हूँ कि कोई भी अधिवक्ता है वह ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रगल कर रहा है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें अचीव करी हैं। वह कुशाग्र व्यक्ति है, चीज़ों को समझता है। वह जिस प्रोफेशन में है उसमें आप देख रहे हैं कि बैरियर टू एंट्री है। वह अगर अपने काम को कर रहा है तो उसके फेवर में कई चीज़ें हैं, तब वह उस चीज़ को कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जब अधिवक्ता वकालत कर रहा है तो वह इसलिए भी वकालत कर रहा है क्योंकि वकालत एक सोशल इम्पैक्ट, समाज में एक आप वहाँ पर एक समाज में कुछ बदलाव ला सकते हैं अधिवक्ता होने के नाते। तो इसलिए भी वह इस प्रोफेशन को चुन रहा है। मैंने भी अपने लाइफ में 40 इयर्स के बाद मैंने वकालत को चुना और उसका एक कारण यही था कि मुझे ये लगता है कि कोर्ट ऑफ लॉ में हर व्यक्ति को, भले ही वह कितना ही गरीब से गरीब हो, उसको एक राइट होना चाहिए कि उसको प्रॉपरली कोई आदमी
रिप्रेजेंट कर पाए। ये ना हो कि भाई वह अगर उसके पास पैसे नहीं हैं या वो प्रिविलेज नहीं है तो उसको जो कानूनी विधिक सहायता होती है वह उसको न मिल पाए। तो इसी कारण आप ये देखते हैं कि हमारा जो संविधान है वह भी लोगों को विधिक सहायता का एक मौलिक अधिकार देता है कि ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वो है कि अगर कोई व्यक्ति अपना वकील नहीं कर सकता तो सरकार उसको देती है वकील। तो ये दूसरी बात है कि जो लोग वकालत चुन रहे हैं वे इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि वह समाज में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। वे ऐसे लोगों की बात को ठीक से रखना चाहते हैं जो अपने लिए नहीं बोल सकते, उनके लिए अधिवक्ता ही रखता है। हम आप ये देखिए, इंडिया में जो पुलिस थाने हैं, उनमें चौकियाँ हैं, उनमें जो अधिवक्ता है वह एक सामान्य नागरिक से ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे को कोई स्पेशल कोई भी वहाँ पर मतलब प्रिविलेज नहीं है। उसके बाद भी अधिवक्ता जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसका जो कानून का ज्ञान है उससे वह निर्भीक होकर जाता है और वह लोगों के अगर वहाँ पर कोई समस्या हो तो उसके लिए वह वहाँ पर पहुँचता है। तो एक ये बात है कि सामाजिक एक बदलाव के लिए भी समाज में कुछ अच्छा करने के लिए भी अधिवक्ता आते हैं। तीसरी बात ये है कि ऐसा कई लोग ये सोच रहे हैं कि अगर अधिवक्ता बहुत फाइनेंशियली कैपेबल है, आर्थिक रूप से वह समर्थ है, तो खुद वह चैम्बर क्यों नहीं खरीद लेता। देखिए, बात चैम्बर खरीदने ना खरीदने की नहीं है। बात यह है कि यहाँ पर आप जो सैद्धांतिक बात जो है, सैद्धांतिक बात यह है कि किसी भी जस्टिस के डिस्पेंसेशन के, न्याय के निस्तारण के दो पहलू हैं। एक तरफ बार है, दूसरी तरफ बेंच है। बेंच में आते हैं जितना भी जुडिशरी है वह है, जो आपके जजेस हैं वह हैं। उनके सामने कौन खड़ा हो रहा है? उनके सामने खड़ा हो रहा है वकील, उसको बोलते हैं बेंच। बेंच की भी न्याय के निस्तारण में उतनी ही भूमिका है जितनी कि जज की है। जज का काम है फैसला देना, लेकिन उस फैसले तक पहुंचाने का कार्य है अधिवक्ता का। अधिवक्ता जब पढ़ाई करता है, जब वह तथ्यों को उजागर करता है, तब वहाँ पर जज को मदद होती है न्याय तक पहुँचने में। अगर अधिवक्ता अपना फैसला अधिवक्ता अगर अपना काम ठीक से ना करे तो जज का जो फैसला होगा वह कमज़ोर होगा, गलत होगा। ये हमने कई बार देख लिया है। तो सैद्धांतिक बात यह है कि अगर जज के लिए कोर्ट बन सकता है तो अधिवक्ता के लिए चैम्बर्स क्यों नहीं बनने चाहिए। और इसमें अब एक बात है जो थोड़ी प्रैक्टिकल है, वो है कि आप जो किसी भी अधिवक्ता को जो चैम्बर मिलना चाहिए वह मिलना चाहिए कोर्ट के प्रेमाइस के पास। जो पहले जो जहाँ पर चैम्बर्स हैं कोर्ट के ठीक सामने देहरादून में, वो अब बोल रहे हैं कि दून अस्पताल को ज़मीन जा रही है। तो आप अगर अधिवक्ता अपना चैम्बर कोर्ट से बहुत दूर उसको मिल जाए, अगर वह खरीद भी ले, तो क्या वह वहाँ पर जा पाएगा? उसको कई चक्कर लगाने पड़ते हैं कोर्ट के। जिस दिन हम कोर्ट में चलते हैं, जिस दिन हमारी तारीखें होती हैं, उस दिन आप ये मान के चलिए कि कोर्ट और चैम्बर के बीच में भी फ़िलहाल अभी हम 4-5 किलोमीटर चल लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल एक तरीके का अधिवक्ता का लालच है। इसमें सैद्धांतिक बात भी है, व्यवहारिक बात भी है। अगर हम चैम्बर खरीद भी लेंगे तो भी हमारे को चैम्बर कोर्ट के पास ही चाहिए। तो ये तो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। और सैद्धांतिक बात इसमें ये है क्योंकि बार और बेंच न्याय के निस्तारण में दोनों की अहम भूमिका है, किसी की भी भूमिका कम या अधिक नहीं है। तो अगर 208 करोड़ का कोर्ट बन सकता है, 10 करोड़ का उसमें एक्सेसरीज लग सकती हैं, तो क्या वकील के लिए चैम्बर नहीं बन सकते? और आप ये देखिए कि हमारा संविधान खुद कहता है कि न्याय लोगों को मिलना चाहिए। इसी कारण जब कोई व्यक्ति किसी कारणों से अपना वकील नहीं कर पाता तो सरकार उसको वकील देती है। तो जब ये है तो सरकार तो मान रही है। अब यहाँ पर व्यवहारिक बात को लोग व्यवहारिक को भी छोड़ दे रहे हैं, सैद्धांतिक को भी। ये समाज को भी समझना पड़ेगा। तीसरी बात यहाँ पर ये है, एक और बात जो यहाँ पर ये है, देखिए मैं क्योंकि हम बोल रहे हैं तो आप बिंदुओं पर जाइए और गिनती पर मत जाइए। इसमें एक और बात ये है, ऐसा बोला जा रहा है कि जो पुराने चैम्बर्स की जो ज़मीन है वहाँ पर दून अस्पताल में तीमारदारों के लिए, जो अटेंडेंट्स होते हैं, पेशेंट्स के साथ आते हैं, उनके लिए वहाँ पर एक उनके रहने की कुछ व्यवस्था हो रही है। तो आप एक बात बताइए,
और ऐसा बोला जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का है, पीएमओ का है। अब एक सवाल ये आता है कि तीमारदार के लिए तो आप इतना सोच रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि तीमारदार के रहने की, लेकिन आप न्याय के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। यहाँ मैं अपने अधिवक्ता साथियों की भी एक गलती मानता हूँ। आपको अपने पॉलिटिकल एफिलिएशंस, पॉलिटिकल लीनिंग्स, आप किस पार्टी के हैं ये मत सोचिए। कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल होता है, हम भी होंगे पॉलिटिकल, लेकिन अगर आप किसी बात को कहते हैं तो आप फिर उसमें सीधे कहिए कि जो बातें कही जा रही है वह सही है या गलत है। पीएमओ को तीमारदारों के लिए, अटेंडेंट्स के लिए गेस्ट हाउस की आवश्यकता तो लग रही है, लेकिन पीएमओ को वकील के चैम्बर्स की वहाँ पर आवश्यकता उसको नहीं समझ आ रही। और मुझे लगता है कि किसी भी आंदोलन में, देखिए, राज्य में मुख्यमंत्री सबसे बड़ा है, केंद्र में प्रधानमंत्री सबसे बड़ा है पॉलिटिकल लीडरशिप में। आपको उसकी आलोचना करनी पड़ेगी, आपको उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगर आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे, उस पर जवाबदेही नहीं तय करेंगे, तो आप अपने आंदोलन को कमज़ोर करेंगे और समाज में भी ये मैसेज गलत जाता है। कई लोगों का मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री से ग्रीवांस हो सकता है। अगर वकील नहीं बोलेगा तो फिर दूसरा कैसे बोलेगा? समाज में कई लोग हैं, वकील ने तो वोकल होकर बोलना ही चाहिए अपनी बात को। तो ये सारे इश्यूज़ हैं और आपको सीधे बोलना चाहिए। आपको ये उल्लेख करना चाहिए कि भाई पीएमओ को ये बताना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को ये बताना चाहिए कि आप कोर्ट के पास अगर तीमारदारों के लिए गेस्ट हाउस बना रहे हैं तो फिर वकील के चैम्बर कहाँ बनेंगे? ये दो टूक सवाल आपने पूछने चाहिए। तो ये मेरी कुछ बातें थी, ये खरी खरी बातें थी और ये कोई जनमत कराने के लिए नहीं है। इसमें कुछ सैद्धांतिक बातें, व्यवहारिक बातें और लोकतंत्र में जिस तरीके से हमने चीज़ों को पूछना चाहिए वह है। तो कुछ खरी बातें, कुछ क्लियर बातें फ्यूचर में करेंगे। धन्यवाद।